तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का 11 नंबर टेस्ट। आज ये टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी में कुछ अलग होने वाली है, जिसमें इसके पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी के प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए हैं। आज ये टेस्ट सीरीज जो होने वाली है टेस्ट नंबर 3 है, इसमें भी हम कवर करने वाले हैं। जैसे पहले टेस्ट में हम कवर करते हैं, 5 वीडियो में कंप्लीट होगा 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, इनकी सेपरेट आपको व्याख्या के साथ जब मिलेगी पीडीएफ 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पर, यानी 5 वीडियो कंप्लीट होने पर। और इसके अलावा इसकी भी पीडीएफ जो होगी हिंदी और इंग्लिश की क्लास की पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी चर्चा हम आगे हम करेंगे। और इसमें जो हम कवर करने वाले हैं इंडिया के ज्योग्राफी की, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, मृदा के बारे में, खनिज स्रोत, ऊर्जा संसाधन और इंडस्ट्री के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी ऑन आईएएस। आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, जिस पे सारी अपडेट और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी अपडेट रहेगी। और इस टेस्ट की बात करें तो ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 1 to 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो है सभी सब्जेक्ट का लगभग अप्रॉक्स 5000 से 6000 क्वेश्चन चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज के होने वाले हैं। ठीक है, इसमें एनालिसिस भी शामिल है, रिवीजन भी शामिल है, फुल एनालिसिस, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको एनालिसिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और इसके अलावा इसमें बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी शामिल किए गए हैं। बात करें कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ज्योग्राफी की आप टेस्ट दे ही रहे हैं, टेस्ट 3 है। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी चल रही है, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री की चल रही है, इकोनॉमी की चल रही है, साइंस एंड टेक की चल रही है। ठीक है, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इस प्रकार लगभग सभी जो है सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो देखते हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर एसएमएस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर किसी भी एसएमएस कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ एसएमएस आएगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है मिजोरम और नागालैंड केवल म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन 2, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी जो बनाते हैं बाउंड्री 3 साइड से, ओनली स्टेट फॉर्मिंग एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड से। और ऑप्शन 3 है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। तो गलत उत्तर आपको चूज करना है। तो इसमें देखेंगे, अगर इसमें उत्तर को देखेंगे तो सबसे पहले हम आपको इंडिया का मैप दिखा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया का मैप। तो इधर देख रहे हैं, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है। इसके अलावा ठीक है, तो ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो केवल म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। जबकि अगर मिज़ोरम की बात करें, मिज़ोरम जो है वो किसके साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ, और इसके अलावा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यानी नागालैंड जो है, मणिपुर जो है, वो सिर्फ केवल म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है, इधर देखिए, ये त्रिपुरा है, ये सिक्किम है। ये ऐसे राज्य हैं जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सिक्किम की सीमा की बात करें तो इधर तिब्बत और या चीन, इधर आएंगे तो नेपाल, और इधर आएंगे तो भूटान के साथ करता है। ठीक है, जबकि जो त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम जो है, त्रिपुरा, मिजोरम भी बांग्लादेश देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें ऑप्शन 1 गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो गलत पूछा है 1, 2, 3 तीनों गलत है।
इसके अलावा ये है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है कि कौन कौन सी लाइन किसके साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, वो नेबरिंग कंट्री है। इधर देखेंगे अफगानिस्तान के साथ भी भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ भी, नेपाल, चाइना के साथ भी, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये है रेड क्लिफ लाइन, जो रेड कलर की है वो है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और देखिए मैकमोहन लाइन जो है ये देखिए पिंक कलर की है, ये है मैकमोहन लाइन। इसके अलावा डूरंड लाइन देखेंगे, डूरंड लाइन किसके किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखेंगे तो ये पूरा एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सॉरी ये है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे भी कहा जाता है, एलओसी इसे एलएसी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, जिस पर चाइना कब्जा है, इधर पाकिस्तान कब्जा है। ठीक है, तो ये कुछ भी और फैक्चुअल जानकारी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर भारत के विस्तार की बात करें, क्योंकि कुछ नए लोग हैं उनको भी ये सब जानना ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत में अगर सबसे उत्तर की बात करें, उत्तर बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास जाएंगे तो वो सबसे उत्तरी सीमा है भारत की, इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी सीमा क्या है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाएंगे तो यहाँ सबसे दक्षिणी सीमा है। इसके अलावा सबसे पूर्वी सीमा कहाँ है, सबसे पूर्वी सीमा किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी सीमा गौहर मोती गुजरात में है। ठीक है, इसके विस्तार की बात करें भारत के तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, और अगर बात करें देशांतरी विस्तार की तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे विस्तार है। अगर साउथर्न दक्षिण सबसे दक्षिणोत्तर बात करें, सबसे दक्षिणोत्तर पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार आइलैंड में है। यानी कि इंदिरा कॉल है जो उत्तरोत्तर पॉइंट है, और सबसे दक्षिणोत्तर पॉइंट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल लाइन की बात किया है, तो कोस्टल लाइन कुल कितना है भारत का, ठीक है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक है, चाइना के साथ देखेंगे तो 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश के साथ देखेंगे 4097 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा तो देखेंगे 2094 किलोमीटर आइलैंड कोस्ट है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, जिसको अगर ज़रूरत है वो देख सकता है वीडियो पॉज करके, नहीं तो वह आगे बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ये 82.5 डिग्री जो है ईस्ट देखेंगे तो ये भारत का मानक टाइम जोन है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे ये जो है ये कर्क रेखा है, ये किससे किससे गुजरी है, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य से गुजरी है। इसके अलावा ये मैप जो है इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट विथ नेबर, यानी नेबर के साथ जो जो डिस्प्यूट है, अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर के साथ, सिर क्रीक की पाकिस्तान के साथ, तो ये जो भी डिस्प्यूट है उसका मैप है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो क्लैश हुआ गलवान मैप, क्योंकि मैप इन न्यूज़ में रहता है, जरूरी नहीं ज्योग्राफी का मतलब ये थोड़ी होता कि आप जो भी डिस्प्यूट है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैप है, आप कुछ इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, इसमें और विस्तार से दिया गया है। ठीक है, इसमें भी कुछ पॉइंट जो है आपको दिखाए गए हैं, डोकलाम वगैरह, ये तो आपके मैपिंग है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, जयपुर का अक्षांश लखनऊ के दक्षिण की ओर है। ऑप्शन 2, हैदराबाद का देशांतर कुर्नूल और अमरावती के बीच स्थित है। ऑप्शन 3, पालघर का अक्षांश विशाखापट्टनम के उत्तर की ओर है। सही उत्तर आपको चुनना है। 2018 यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, नागपुर और कुछ स्थान दिए गए थे, उसमें पूछा है कौन इसके उत्तर है या कौन सीधी लाइन में है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके मैप मैं आपको आगे दे दूंगा, मैंने मैप जो है उसमें बता दिया है, उसके बारे में आप वहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 की बात करें तो जयपुर का अक्षांश लगभग देखेंगे तो ये जयपुर जो है
वो 26 डि 26 डिग्री के आसपास है उत्तर, जबकि लखनऊ जो है 26.846 डिग्री उत्तर है। इसलिए जयपुर और लखनऊ, जयपुर जो है लखनऊ के उत्तर में है, तो माइन्यूट अंतर है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन दो जो है सही, हैदराबाद का देशांतर कुर्नूल और अमरावती के बीच स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन तीन देखेंगे, ऑप्शन तीन भी सही है, पालघर विशाखापट्टनम के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है कौन सा ऑप्शन पूछा है सही है, तो सही ऑप्शन देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो है सही होगा, 2 और 3। अब आपको मैप दिखा देते हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं। अब इसमें देखेंगे मनाली, हिमाचल प्रदेश, शिमला, दिल्ली, इसके अलावा भोपाल, ठीक है, और इसके अलावा बेंगलोर, कन्याकुमारी, ये तीनों जो है एक ही लाइन में पड़ते हैं। ठीक है, इधर आएंगे लखनऊ और सतना, दुर्ग, ये तीनों एक लाइन में पड़ते हैं। ठीक है, और इधर देखेंगे कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा देखेंगे आसनसोल, देखेंगे रांची, ये उत्तर में है कर्क रेखा के, और इधर देखेंगे गांधीनगर जो है, ये जो है ये भी उत्तर में है। इस प्रकार जो है ये मैप को देख लीजिएगा ध्यान से, कौन से किसके लाइन में है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आसनसोल नहीं है, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो इस प्रकार इस मैप को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैप से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इंदिरा कॉल आपको बताया था कहाँ है, अंडमान, इसका मिलान किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, किबुथु नागालैंड, गुहार मोती गुजरात। अभी मैंने बताया था कौन सुमेलित है, तो इंदिरा कॉल कहाँ था, इंदिरा कॉल आपको ध्यान होगा सियाचिन ग्लेशियर के पास था। ठीक है, सबसे उत्तरी छोर है लद्दाख के पास। ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन दो गलत है, क्योंकि किबुथु जो है नागालैंड ने अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, ये सही है, ये सबसे पश्चिमी जो है भारत का बिंदु है, गांव है, कुछ भी कह सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन डी सही है। तो ये कुछ मैप दिए गए हैं किबुथु के बारे में। ठीक है, और इंदिरा कॉल को देखिए दिखाया गया सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, बियाफो, और ये कुछ ग्लेशियर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम बर्बाद करना सही नहीं है। इसका सबसे पश्चिमोत्तर पॉइंट की बात कर रहा है, तो देखिए गोहर मोती है, किबुथु है, यानी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, जिसके पहले बात की थी उसमें भी ऑप्शन दिया गया है। और किबुथु से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में था, जो हाईवे कवर किया जा रहा है, यानी फ्रंटियर जो बाउंड्री है उससे जो है हाईवे निकाला जा रहा है जो सिक्योर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड कोई कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ में रहे तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में क्या पूछा है, उत्तर पूर्व में भारत के हिमालय उत्तर से दक्षिण दिशा में लगातार संरेखित हैं, यानी कंटिन्यूसली अलाइंड है। इसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, मेघालय और कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियाँ दक्कन के पठार का विस्तार है। ऑप्शन 3, सिक्किम क्षेत्र में द्वार संरचना शिवालिक का ही विस्तार है। कौन सा उत्तर सही है? अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ऑप्शन 1 गलत है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हिमालय उत्तर से दक्षिण पूर्व की दिशा में संरेखित है, यानी अगर उत्तर पश्चिमी हिमालय की बात करेंगे तो उसकी दिशा कैसी है, नॉर्थ से देखेंगे तो ये किस तरफ आता है, साउथ से दक्षिण की तरफ, सॉरी दक्षिण से पूर्व की तरफ। ठीक है, जबकि अगर बात करेंगे पूर्वोत्तर हिमालय की, पूर्वोत्तर हिमालय ईस्टर्न भारत की बात करेंगे, उसमें क्या है, हिमालय क्षेत्र निरंतर नहीं कटा फटा हुआ है। ठीक है, यानी पटकई बूम, और इधर जाएंगे तो गारो खासी जयंतिया, तो ये कटा फुटा है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में संरक्षित है, जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम पूर्वोत्तर दिशा में, अरुणाचल प्रदेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम उत्तर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है, ना कि दक्कन का पठार का। जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, वे उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है, ना कि दक्कन के पठार का। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ये पूर्वोत्तर हिमालय का जो है सीन है, और ये देखेंगे तो उत्तर से पश्चिम की तरफ आएंगे, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ ये विस्तार है। ये पूर्वोत्तर में कुछ पासेस हैं, उसको ध्यान रख लीजिएगा। इन पहाड़ियों को देख लीजिएगा, उनमें कुछ ऊंचाई पर चोटी हैं, कहाँ कहाँ है तो वो आप देख लीजिएगा। चोटियों के बारे में दिया गया है सारामती, नोकरेक, मकालू, अन्नपूर्णा, कामेत, नंदा देवी। निम्नलिखित में पूर्व से यानी ईस्ट से जो है वेस्ट की तरफ जो है देखेंगे दिशा में उपरोक्त चोटी का सही क्रम आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सबसे पूर्व में देखेंगे सारामती है। सारामती कहाँ है? सारामती नागालैंड राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा बात करें नारनेक, जो नोकरेक है वो मेघालय राज्य में स्थित है। नोकरेक कहाँ है? वो मेघालय राज्य में स्थित है। इसके अलावा मकालू और अन्नपूर्णा नेपाल का हिस्सा है। कामेत देखेंगे, कामेत चोटी नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। इस प्रकार देखेंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसमें ऑप्शन बी होगा। तो ये कुछ पहाड़ियां हैं, इनको आप ध्यान देख लीजिएगा। इससे ना हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है। ये उन पीक के बारे में जो पीक पूछा गया है। ठीक है। यानी देखिए यहाँ सिंटेक्सियल बैंड है जहाँ से ग्रेट हिमालय मुड़ता है, नामचा बरवा, और इसके अलावा इधर आएंगे तो नंदा देवी आपको देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत। ठीक है। तो ये जो नेपाल में बड़े बड़े माउंटेन हैं उनकी जो है आपको सीरीज़ दी गई है, वो आप देख लीजिएगा कौन सा ग्रेट हिमालय पे है, कौन सा लेसर हिमालय पे है। कंचनजंगा देखेंगे तो ये नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा बनाता है। ठीक है। तो ये सब चोटियों के बारे में आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अरावली 4 भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली हुई है। ऑप्शन 2 की बात करें हिमालय का विस्तार त्रिपुरा राज्य तक नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करें पश्चिम हिमालय की वृक्ष रेखा पूर्वी हिमालय से कम है, यानी द ट्री लाइन ऑफ द वेस्टर्न हिमालय इज लेस देन द ईस्टर्न हिमालय। कौन सा सही उत्तर है? तो ये ऑप्शन सही है कि अरावली जो है अरावली पश्चिम भारत में स्थित एक क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। यह 4 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में है। यानी अगर बात करेंगे तो इसका विस्तार देखेंगे, इसका विस्तार राजस्थान, ये अरावली रेंज है। ठीक है। इसका विस्तार राजस्थान, इधर आ जाएंगे हरियाणा, इसके अलावा गुजरात में भी है। ठीक है। दिल्ली में फैला हुआ है। इस प्रकार 4 क्षेत्र आते हैं। सबसे ऊंची चोटी इसमें दिखा था ना आपको, माउंट आबू, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पहाड़ पर स्थित गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है। एक सेकंड। ऑप्शन 2 जो है गलत है। भारतीय हिमालय श्रृंखला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों तक फैली हुई है। ठीक है। त्रिपुरा जो है एक हिमालयी राज्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जम्पुई रेंज है। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये सही है। वृक्ष रेखा जो होती है उस आवास का किनारा है जिस पर वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष रेखा के पार वृक्ष के मिलने की कोई संभावना नहीं होती। हिमालय, पश्चिमी हिमालय को देखेंगे, जो पश्चिमी हिमालय है वेस्ट में, उस पर क्या है? उस पर वृक्ष रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। यानी पूर्वी हिमालय में आपको जो है वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे, पश्चिमी हिमालय जो है आपको उसकी अपेक्षा वृक्ष कम मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है सही है, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो हिल्स दिया है और इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ये जो हिल्स दी गई हैं इसके बारे में नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ कौन से राज्य में स्थित है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन 1 दिया है करेवा कश्मीर तक सीमित है जबकि दून उत्तराखंड तक ही सीमित है। ऑप्शन 2 बुग्याल उत्तराखंड की घाटी में स्थित घास का मैदान है। सही विकल्प आपको चूज़ करना है। तो देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि करेवा जो होता है हिमाच्छादित,
यानी आइस से ढका हुआ मिट्टी के मोटे निक्षेप होते हैं, डिपोजिशन, और जो कश्मीर हिमालय में केसर की खेती बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा सकते हैं। न केवल उत्तराखंड में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी दून पाए जाते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाने वाली अंधेर घाटियाँ टिब्बा या दून कहा जाता है, जैसे जम्बू दून, पठानकोट दून, उत्तराखंड राज्य में देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है। बुग्याल जो है उत्तराखंड राज्य में अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला ग्रीष्मकालीन जो है घास के मैदान है, जबकि वे ज़्यादातर सर्दियों में बर्फ़ से ढके होते हैं। खानाबदोश समूह चारा के लिए गर्मियों के दौरान इसी घास के मैदान में आते हैं। उत्तराखंड की घाटियों में स्थित जो है, घाटियों में नहीं होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले ग्रीष्म घास के मैदान हैं, तो घाटियों में नहीं पाए जाते, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही, यानी ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, यानी घाटियों में वो बुग्याल घास के मैदान नहीं पाए जाते, ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें प्रायद्वीपीय नदियों में उनके निश्चित प्रवाह के कारण अधिक अपवहन बेसिन होती है। ऑप्शन 2, हिमालयी नदियाँ अपने पूरे मार्ग में एक ही जल निकासी प्रणाली या सिस्टम प्रदर्शित करती हैं। कौन सा कथन सही है? तो आप ऑप्शन 1 की बात करेंगे, ऑप्शन 1 गलत है, यानी सामान्य हिमालयी नदियों का अपवाह बेसिन प्रायद्वीपीय नदियों से अधिक होता है। यानी हिमालयी नदियाँ जो है 12 मासी होती है, क्योंकि उन्हें लगातार वर्षा से ग्लेशियर पिघलने से पानी मिलता रहता है। उनके पास एक लंबा जो है विचरण मार्ग होता है, अपने जलमार्ग को बार बार जो है स्थानांतरण करती रहती हैं। ये पहाड़ी इलाकों से होकर बहती हैं। अगर दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो इनकी बेसिन अपेक्षाकृत छोटा होता है, ज़्यादातर ये मानसूनी बारिश पर निर्भर रहती हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये कुछ नदियां हैं, ऐसे मैंने पीडीएफ आपको इसलिए दे दिया है क्योंकि ताकि आपका क्लियर हो जाए। जैसे कभी पंचप्रयाग के बारे में पूछ लिया, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो इस प्रकार के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। गंगा रिवर का है पंचप्रयाग के बारे में, ये गंगा रिवर कहाँ से निकलती है। इंडस रिवर है, इंडस रिवर के बारे में दिया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा के बारे में हमने दे दिया सेपरेट। ठीक है, महानदी, यानी भारत की जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनको हमने कवर कर दिया है। आपको कहीं से कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट सीरीज का यही फ़ायदा है, आप जो है पीडीएफ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। मालदा गैप का विकास, ऑप्शन 2 पोतवार पठार का उत्थान, ऑप्शन 3 पश्चिमी हिमालय का उत्थान, ऑप्शन 4 उभरते पश्चिमी घाट। वर्तमान हिमालयी नदियों के विकास के लिए उपरोक्त में से कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं? ठीक है, तो अगर देखेंगे इसमें जिम्मेदार की बात करेंगे तो राजमहल की जो पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा की खाई के कारण अपने अधोमुखी अवसाद के फलस्वरूप गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो जो आपके मालदा गैप की बात की जा रही है, तो आप कोई मैप देखेंगे तो उसमें देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, फिर इधर चले आएंगे, इधर असम, त्रिपुरा। तो ये जो देखेंगे, ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है गंगा नदी का डिपोजिशन, इधर ब्रह्मपुत्रा का डिपोजिशन होता है। तो इसे ही मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही है, जो हिमालयी नदी के विकास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन 2 की बात करें, पोतवार पठार या दिल्ली कटक में सिंधु और गंगा सिस्टम के बीच जल विभाजन काम करता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 भी सही है। पश्चिम हिमालय के उत्थान वर्तमान हिमालय जल निकासी सिस्टम में भी भूमिका पाई जाती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम शामिल है। ऑप्शन 4 गलत है, यानी उभरते पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट जलमग्न तट है। ठीक है, यही कारण है कि इसमें प्राकृतिक जो है नेचुरल जो है आपको पोर्ट के विकास के लिए आदर्श स्थितियाँ मिलती हैं। वर्तमान हिमालयी नदियों को आकार देने में इसकी कोई भूमिका नहीं है, यानी इसका कोई संबंध ही नहीं हिमालयी नदियों से। तो इस प्रकार 1 2 3 इसमें आंसर्स होगा। एलिमिनेट करना हो तो आपको कॉमन सेंस लगा, आपको ये सब नहीं पता है तो देखिए सब में क्या है, A C D में ऑप्शन 4 है,
ऑप्शन 4 हटा दीजिए जिसमें है, बचा ऑप्शन बी रखते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपको अगर इन सब चीज़ों में नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सिंधु सिस्टम के बारे में, सिंधु रिवर सिस्टम के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 झेलम नदी का उद्गम भारत में ही होता है। ऑप्शन 2 रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन 3 सिंधु केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहती है। कौन सा उत्तर गलत है? तो इसमें देखेंगे झेलम नदी जो कहाँ से होती है, कश्मीर घाटी के पीर पंजाल के तलछटी के वेरीनाग के झरने से निकलती है। ठीक है, तो आपको झेलम नदी, इसका पहले ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी अलग से, मैंने पूरे भारत की नदियों का मैप जो आपको पहले दिखाया है। तो आप देखेंगे झेलम नदी, झेलम नदी ये यहाँ है। ठीक है, वेरीनाग जो है लेक से निकलती है। ठीक है, यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और श्रीनगर और वुलर के पास जो है देखेंगे यहाँ से गुजरती है और यह झांग पाकिस्तान के पास चिनाब में जाकर जो है मिल जाती है। इसके अलावा ठीक है, ऑप्शन 2 की बात करें, रावी नदी जो है सिंधु की सहायक है, रावी नदी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के आप देखेंगे तो कुल्लू पहाड़ियों के पश्चिम से निकलती है, जो सराय सिंधु चिनाब से मिलती है। यह हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी में भी बहती है। ठीक है, और ये चनाब देखेंगे चंद्र और भागा दो नदियों का मिलने से ये चनाब नदी बनती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी केवल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, देखिए लद्दाख रीजन है, लद्दाख के लेह से होकर गुजरती है। इसके अलावा और सारे इसमें जो है आपको जो है नदियों के दिए गए, इनको आप देख लीजिएगा। आपको एक चीज़ और बता दीजिए, दोआब जो क्षेत्र दिया गया है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। कौन कौन से नदी के बीच में कौन से दोआब कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, यानी 1 और 2 गलत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जोशीमठ आजकल चर्चा में है। तो जोशीमठ भागीरथी नदी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 2 की बात करें, गंगा की लंबाई उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम है। ऑप्शन 3 गंगा सिस्टम पूरी तरह से हिमालय मूल से बना हुआ। सही उत्तर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले बात करें तो जोशीमठ की बात करें तो आपने अलकनंदा नदी की बात, अलकनंदा देखा होगा। अलकनंदा सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं। अलकनंदा, ये अलकनंदा है जो संतोपंत ग्लेशियर से निकलता है और बद्रीनाथ यहीं पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ यहीं पर स्थित है। यह देवप्रयाग के भागीरथी यानी गोमुख से निकलती, जो भागीरथी गोमुख से निकलती है, यहाँ पर आकर मिलती है। यहीं से इसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग से इसे देखेंगे, देवप्रयाग से इसे क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, अलकनंदा के भागीरथी के मिलने के बाद। तो ठीक है, इस प्रकार ये जो है यानी जोशीमठ भागीरथी से जुड़ा हुआ, ये गलत है, ये अलकनंदा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 2 की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब उसमें देखेंगे अधिकतम हिस्सा कहाँ, यूपी में आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। ठीक है, जबकि सबसे कम हिस्सा आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है, यानी सबसे न्यूनतम पूछा है ना, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। अधिकतम पूछा होता तो यूपी होता। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 जो है गलत है, यानी गंगा सिस्टम में यमुना के साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा आदि जो है यमुना की सहायक नदियाँ भी शामिल हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती, इसलिए वे गंगा सिस्टम प्रणाली का हिस्सा है, किंतु हिमालय मूल का नहीं। तो इस प्रकार देखेंगे ये गंगा नदी सिस्टम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये जो है हिमालय सिस्टम का हिस्सा होने के साथ प्रायद्वीपीय नदियाँ भी इससे जाकर मिलती हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी केवल 2। अब बात करते हैं इसके पहले वाला में, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित युग्मवर नदियाँ स्रोत। अभी मैंने बताया अलकनंदा का स्रोत क्या, संतोपंत ग्लेशियर, यमुना, बंदरपुच, सोन, राजमहल हिल्स, कोसी, धौलागिरी। तो इसमें जो है अलकनंदा का स्रोत अभी मैंने बताया वो बद्रीनाथ के ऊपर इसे संतोपंत ग्लेशियर है। ठीक है, यमुना का बंदरपुंछ रेंज के पास यमुनोत्री ग्लेशियर है।
सोन नदी का क्षेत्र, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी दक्षिणी तट की सहायक नदी जो है सोन है, जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और बिहार के पटना के पास आरा में गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, यानी राजमहल हिल्स से इसका संबंध सही है। ऑप्शन 4 की बात करें, कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट से होता है। कोसी नदी जो है माउंट एवरेस्ट से निकलती है। ठीक है, जो उत्तर में तिब्बत से निकलती है। यह सोन कोसी के और तैमूर कोसी नदियों से जुड़ता है। अंत में अरुण नदी में शामिल होने के बाद सप्त कोसी के रूप में निकलती है। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन 4 जो है इसमें गलत, सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। इसमें कौन सा सुमेलित है, तो इसमें देखिए 1 2 3 सुमेलित है, तो 3 इसमें जो है एक मिस्टेक है, इसमें 1 2 3 होना चाहिए। तो 1 2 तीनों सुमेलित है। ठीक है, इसमें भी आंसर सही कर लीजिएगा, 1 2 3। यानी अलकनंदा संतोपन से और यमुना नदी जो है बंदरपुर से। सोन नदी जो है, सॉरी, इसमें देखेंगे सोन नदी जो है ये राजमहल हिल्स से नहीं, मैं अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा हूँ, कुछ मिस्टेक है इसमें। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जैसा मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में, तो मैं देख नहीं पाया उसको। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी ही सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन 3 जो है नहीं है। तो क्वेश्चन सही सेट किया गया है, ऑप्शन सी सही है, यानी 1 और 2 सही है। सोन जो है अमरकंटक से निकलेगी, कोसी जो है देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट से निकलेगी। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही है। मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूँ, तो आप भी उसको देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये गंगा रिवर सिस्टम है। इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ब्रह्मपुत्र का उद्गम आंगसी ग्लेशियर में होता है। ऑप्शन 2, इसमें भारत का एकमात्र द्वीप जिला है। तो इसमें सही उत्तर आपको चूज करना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, माजुली असम को भारत द्वीप से, असम का माजुली द्वीप भारत का एक आइलैंड जिला है, जो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसमें देखेंगे अगर सही पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन बी सही है, केवल 2। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात की गई है, तो ये उद्गम जो होता है मानसरोवर लेक होता है। मानसरोवर लेक जो होता है, मानसरोवर लेक की बात करें तो मानसरोवर लेक जो है वो आंगसी ग्लेशियर के पास ही स्थित है। तो इसमें पूछा है ब्रह्मपुत्र का उद्गम आंगसी ग्लेशियर में होता है, तो ये आंगसी ग्लेशियर में नहीं होता, मानसरोवर लेक से होता है। आंगसी ग्लेशियर के पास से मानसरोवर लेक से होता है। इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन जो है 2 सही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट इसमें कीवर्ड दे देगा तो उसमें जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, मानसरोवर लेक यानी चेमयांग दो ग्लेशियर भी कहते हैं, और इसे तिब्बत में देखेंगे तो टी सांगपो भी कहते हैं। ठीक है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और ये मांजुली द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास स्थित है। ऑप्शन 1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 3 नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखेंगे तो विश्व का एक धरोहर स्थल है जो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, जहाँ एक सींग वाले गैंडा आपको पाए जाते हैं, मिलेंगे। ऑप्शन 2 की बात करें ना, जो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 गलत है। नामेरी देखेंगे ये असम में स्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश के पखुई वन्यजीव अभयारण्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, हालांकि यह ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में नहीं आता। इस प्रकार 1 और 2 सही है। ये कुछ ऐसे, या इसकी पीडीएफ पहले नेशनल पार्क की मैंने सेपरेट शेयर कर दी है, अलग अलग स्टेट में उसकी क्या विशेषता है, कौन से नेशनल पार्क में कौन से वन पाए जाते हैं, कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, नदियाँ कौन सी गुजरती है, इसकी मैंने सेपरेट पीडीएफ आपको शेयर कर दी गई है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन पूछा है इसको आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, यानी काजीरंगा में तो वर्ल्ड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन, ऐसे ही मैंने सभी स्टेट के एक
सेपरेट पीडीएफ आपको जो है बनाकर दे दी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारत में मानसून के आगमन के संदर्भ में भारतीय मौसम विभाग इसकी आधिकारिक घोषणा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंडों का उपयोग करता है। ऑप्शन ए की बात करें, केवल केरल में अवस्थित विभिन्न मौसम केंद्रों द्वारा वर्षण रिपोर्ट का। ऑप्शन 2, पछुआ पवनों के कारण उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव का। ऑप्शन 3, आउटवेव दीर्घ विकिरण का। सही उत्तर आपको चूज करना है। भारत में मानसून के आगमन के संदर्भ में भारतीय मौसम विभाग की आधिकारिक घोषणा के बारे में पूछ रहा है। तो देखेंगे, भारत के केरल राज्य में मानसून के आगमन और देश के अन्य भागों में मानसून के आगमन संबंधित दिशा निर्देश भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 जो है सही नहीं है, यानी केवल केरल नहीं सभी देश भागों में। ऑप्शन 2 और 3 जो है सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन बी सही है। ये देखेंगे इंडियन मानसून कंडीशन है समर में और विंटर मानसून कंडीशन है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने इसके पहले वाले टेस्ट में क्लाइमेटोलॉजी में कर दी है, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा मानसून के विराम यानी मानसून ब्रेक की बात कर रहा है कि परिघटना का सही वर्णन करता है। ऑप्शन 1, कम वर्षा वाली ऐसी ऋतु जिसमें प्राप्त होने वाली कुल वर्षा लंबी अवधि के औसत से काफ़ी कम होती है। ऑप्शन बी की बात करें, ऐसी परिघटना जिसमें चक्रवात के कारण जो है लो प्रेशर दाब उत्पन्न होने से भारत में मानसून का आगमन देरी से होता है। ऑप्शन सी, क्रमिक रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून का पीछे लौटना, उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन होना। ऑप्शन डी, चरम मानसून की ऋतु में देश के अधिकांश भागों में वर्षा की मात्रा अचानक किंतु तेजी से गिरावट आना। तो इसमें कौन सा ऐसा कारण है जो मानसून ब्रेक का कारण होता है भारत में? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन डी इसका कारण है, यानी चरम मानसून की ऋतु में देश में अधिकांश भागों में वर्षा की मात्रा में अचानक कमी आ जाना। ठीक है, यानी भारत में कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात दक्षिण पश्चिमी मानसून का काल में 1 या 2 हफ्ते सप्ताह के लिए वर्षा न होने की स्थिति जो है मानसून ब्रेक की घटना आमतौर पर जानी जाती है। जून का महीना जो होता है मानसून के आगमन का होता है। समान रूप से मानसून विराम की परिघटना देखने को नहीं मिलती। सितंबर के महीने में मानसून वापस लौटता है जिसमें विराम अवधि देखने को नहीं मिलता। सामान्यतः जुलाई और अगस्त में मानसून विराम की स्थिति देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी इसमें है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, यदि हिमालय नहीं होता तो निम्नलिखित में क्या घटना घटित होती? ऑप्शन ए, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून ऋतु नहीं होती। ऑप्शन बी, भारत में मानसून का आगमन शीत ऋतु में होता है। ऑप्शन सी, भारत में दीर्घकालिक औसत वर्षा कम वर्षा दर्ज की जाती। ऑप्शन डी, थार रेगिस्तान प्रत्येक वर्ष अत्यधिक जो है मात्रा में वर्षण प्राप्त करता। तो आपके ख्याल से क्या हो सकता है? अगर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की बात करें जो अक्टूबर से मार्च में आता है, तो इसमें ऑप्शन ए की बात जो कर रहा है ये गलत है, क्योंकि पूर्वी मानसून के बराबर हिमालय की अवस्थिति से संबंध है। यह वास्तव में वैश्विक जो विंड पेटियां होती हैं उसकी अवयत करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए गलत है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून ऋतु होती। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी गलत है, यानी भारत के मानसून का आगमन शीत ऋतु में होता है। इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि भारत में मानसून का आगमन पवनों के मौसमी उलटफेर के कारण होता है। उत्तर पश्चिमी मानसून पौने पश्चिमी हिंद महासागर मेडागास्कर के निकटतम देखेंगे तो उस वहाँ पे जो है हाई प्रेशर डेवलपमेंट होता है, और उस समय गर्मियों में क्या होता है, जो लैंड होता है इंडिया का वहाँ लो प्रेशर डेवलपमेंट होता है, तो हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ चलती हैं, तो इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन ग्रीष्म काल में अत्यधिक तापमान वाले तिब्बत के पठार में लो प्रेशर दाब के कारण जो है उसकी तरफ आकर्षित होती हैं जो साउथ वेस्ट मानसून। अर्थात जब हिमालय नहीं होगा तब क्या होगा, हवा का व्युत्क्रमण होगा और सामान्य रूप से मानसून अपने निर्धारित समय अर्थात जून से पहले में ही आ जाएगा। ठीक है, तो भी गलत है। अगर बात करें ऑप्शन 3 की तो 3 सही है, क्योंकि भारत में दीर्घकालीन औसत वर्षा कम वर्षा दर्ज की जा सकती थी। ठीक है, 4 भी गलत है,
क्योंकि थार मरुस्थल के सूखे होने का मुख्य कारण है कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा थार मरुस्थल तक पहुंच पाती है तब उसकी अधिकांश नमी समाप्त हो जाती है। जो वर्षा में द्वारा जो हवाएं होती नमी ग्रहण कर, जैसे जब तक दिल्ली क्रॉस करती हैं तब तक पानी खत्म हो जाता है, तो सारी वर्षा जो है इधर यूपी बिहार और इधर जाएंगे जो ईस्टर्न यूपी बिहार में देखेंगे और मध्य में बारिश कर देती हैं। तो इसके कारण जो है राजस्थान में अधिकांश भाग मानसूनी प्रभाव से बचा रहता है, अतः इसमें हिमालय की भूमिका ना के बराबर है। तो इसमें जो है देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही है। ऑप्शन सी जो होगा, भारत में दीर्घकालीन औसत वर्षा कम दर्ज की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं। भारत के मानसून के संदर्भ में भविष्यवाणी करते समय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा निम्नलिखित में किन स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। ऑप्शन 1 पूर्वी एशिया में समुद्र तल का औसत दाब। ऑप्शन 2 उत्तर पश्चिमी यूरोप के ऊपरी सतह का वायु का तापमान। ऑप्शन 3 भूमध्य रेखीय दक्षिणी हिंद महासागर समुद्री सतह का तापमान। ऑप्शन 4 उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच समुद्री सतह का तापमान की प्रवणता। तो क्या ध्यान रखा जाता है जब वो मानसून के संदर्भ में भविष्यवाणी करते हैं? तो इसमें जो है सभी बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है जब वो भविष्यवाणी करते हैं। एक सेकंड। तो इसमें जो है चारों बिंदुओं को ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ये कई बार आ चुका है, इंडियन ओशियन डायपोल के संदर्भ में पूछा है। यह समुद्र की सतह के तापमान के दोलन की विशेषता है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की तुलना में एकांतर क्रम गर्म और ठंडा होता है। आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, हिंद महासागर के द्विध्रुवी मानी डायपोल की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन 2 एल नीनो के विपरीत जो इंडियन ओशन डायपोल समय समय पर होने वाली घटनाएं हैं जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन 3 जो इंडियन ओशन डायपोल समान वर्ष में भारत में बाढ़ और ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में आग की संभावना को दर्शाता है। तो क्या सही है? तो इंडियन ओशन डायपोल की बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि हिंद महासागर में सामान्य जो इंडियन ओशियन डायपोल होता है, इंडियन ओशन डायपोल को सामान्यतः इंडियन नीनो कहा जाता है क्योंकि शांत समतुल्य यानी पैसिफिक इक्विवेलेंट के साथ इसकी समानता है, जो विपरीत भागों में हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में देख समुद्री सतह के तापमान में भिन्नता के कारण संदर्भित करता है, ठीक है। हिंद महासागर के देखेंगे तो हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान की विभिन्नता के कारण ये क्षेत्र इंडियन ओशन डायपोल कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो ये एक होता है पॉजिटिव इंडियन डायपोल, एक होता है निगेटिव इंडियन डायपोल। और पॉजिटिव इंडियन डायपोल का मतलब होता है वेस्ट का जो है, जो पश्चिमी हिंद महासागर वो अधिक ड्रायर होता है, वार्म होता है नॉर्मल दिनों की अपेक्षा, जबकि पूर्वी वाला कूलर होता है वो नॉर्मल दिनों के पे। इसका अपोजिट हो जाएगा जो है निगेटिव इंडियन डायपोल में। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 गलत है, यानी प्रशांत महासागर कोई रोल नहीं है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल दोनों समुद्री सतह के अनियमित जो है दोलन द्वारा पहचाना जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो उनका केवल अवलोकन किया जा सकता है परंतु उनका कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें, ये सही है। 2019 से 20 की मानसून ऋतु के दौरान जहां एक और भारत में बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की झाड़ियों में आग यानी बुश फायर देखने की घटना मिली, जो सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक पूरी तरह से आग बुझा दी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे भीषण अग्नि की घटना दर्ज की गई थी, ठीक है। इसमें ऑप्शन 3 सही है। तो ये इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव घटना है और इसका विपरीत निगेटिव घटना होगा, इसके पहले हमने चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें कोई चर्चा करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात भारतीय मानसून की विशेषता है। ऑप्शन 1 अचानक प्रारंभ होना। ऑप्शन 2 अंतर मौसमी परिवर्तन यानी इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी। और ऑप्शन 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन 4 इंट्रा सीजन वेरिएबिलिटी की बात कर रहा है, अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता की बात कर रहा है। ऑप्शन 5 अचानक वापसी। तो भारतीय मानसून की विशेषता क्या है? तो इसमें क्या सही है? ऑप्शन अगर 1 2 4 देखेंगे तो 1 2 4 सही है, यानी सडन ब्रस्ट हो सकता है और इंटर सीजनल वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी,
इंट्रा यानी अंतर और अंतरा सीजनल जो है आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। सामान्यतः मानसूनी हवाएं जून से पहले सप्ताह में देखेंगे तटों के पास तीव्रता से प्रवेश करती हैं, भारत के पश्चिमी तटों पर। इसका अर्थ यह हुआ कि आगमन के समय सामान्य वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाती है, इसका कई दिनों तक निरंतर जारी रहता है। ठीक है, यानी भारतीय ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसून एक प्रभावी वार्षिक परिवर्तनशीलता यानी इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी दर्शाती है। मानसून ऋतु के दौरान वर्षा में अंतर मौसमी परिवर्तन सक्रिय और विराम चरणों में होने वाली घटना की विशेषता है। तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ये 1, 2, 4 इसकी विशेषता है। तो दोस्तों ये रहा पार्ट फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर ही चुके हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। और आपको ये टेस्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस पर मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।